दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम जो 17 अप्रैल 2021 को हुआ था मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने डाउनलोड कर ली होगी और अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। जिन स्टूडेंट के द्वारा हमें सेंड किए गए थे डाउट वाले क्वेश्चन, उन पर बात करते हैं। यानी कौन से वो क्वेश्चन है जिन पर आपको डाउट है और किन क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। डाउटफुल क्वेश्चन जितने भी है वो सब हमने यहाँ पर ले लिए हैं और बताएंगे आपको कि किस तरह से आप इसमें क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अगर शॉर्ट में मैं बताऊं आपको तो कुल मिलाकर के सभी क्वेश्चन सही है। किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि कुछ गलतियां हैं उनकी कि क्वेश्चन स्पष्ट उन्होंने नहीं दिया। अब क्वेश्चन अधूरा था, उसमें ऑब्जेक्शन करने का कोई मतलब नहीं होता वैसे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस है जिनमें वास्तव में कमियां रह गई, जिनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसी पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल एक आपकी स्क्रीन पर है कि किसी भी मशीन में केवल लोड करंट ले जाने वाली वाइंडिंग को क्या कहते हैं। देखो नाम दिया है ना, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो डीसी मशीन के बारे में बात कर रहा है। साथियों याद रखना, डीसी मशीन में लोड करंट का सीधा सीधा संबंध आर्मेचर करंट से होता है। मशीन पर जितना लोड बढ़ता है ना, आर्मेचर की उतनी ही करंट बढ़ती जाती है। फील्ड की जो करंट होती है ना, वो अगर मशीन सीरीज वाली है ना तब तो प्रभावित होती है, लेकिन अगर शंट वाली है तो प्रभावित नहीं होगी। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन अधूरा ऐसे दिया कि ये नहीं बताया कि मशीन सीरीज है कि शंट, तो हमें क्या करना है, दोनों का मानकर चलना है। फील्ड वाइंडिंग में हमेशा तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमेशा आर्मेचर पर फ़र्क पड़ता है, इसलिए इन्होंने इसको सही माना है और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे लोड बढ़ता है वो सीधा सीधा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। क्योंकि कॉन्स्टेंट टॉर्क के लिए आपको बार बढ़ता है तो उसी के अनुपात में करंट बढ़ानी पड़ती है, ये मशीन ऑटोमेटिक करती है, ध्यान रखना। अब देखो ये सवाल है जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि सामान्यतः ए और डी ऑप्शन को हम एक जैसा ही लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन एक चीज़ है, रोटेशनल लॉस को हिंदी में घूर्णन हानियाँ बोलते हैं, ठीक है, और जो मैकेनिकल है इसको यांत्रिक हानियाँ बोलते हैं। यांत्रिक हानि में क्या होता है कि घूर्णन हानि के साथ साथ जो वायु हानियाँ है वो भी साथ में इंक्लूड होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नहीं किया। कुछ वास्तविकता यही है। देखो सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछा कि मोटर में जो शाफ्ट टॉर्क होता है ना वो हमेशा आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। कहने का मतलब ये होता है कि मशीन में जितना टॉर्क उत्पन्न हुआ था ना वो बाहर नहीं मिला। इसका कारण क्या था, तो इसका जो कारण है ना वो घूर्णन हानियाँ होती है, वास्तव में रोटेशनल लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस नहीं करना। अब अगर आप सभी पेपर को ध्यान से पढ़ते ना तो ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के एग्ज़ाम में आया था, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद रह जाता और सेम इसका आंसर करना था। जो मशीन में उत्पन्न टॉर्क होता है वो EB × IA के बराबर होता है, लेकिन वास्तव में इतना टॉर्क बाहर कभी नहीं मिलता जैसे IHP और BHP की मैं बात करूँ। और उसका कारण जो है वो रोटेशनल लॉस करना है आपको, मैकेनिकल इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें विंडेज लॉस जुड़ा हुआ था, वायु हानियाँ साथ में थी, और वायु हानियाँ और घूर्णन हानियाँ दोनों में डिफरेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अधूरा इन्होंने इसलिए दिया, वैसे क्वेश्चन अधूरा भी नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना था, लेकिन फिर भी अधूरा भी है। अधूरा ये है कि इन्होंने फॉर्म फैक्टर का मान पूछा। अब फॉर्म फैक्टर किस वेव का पूछा ये नहीं बताया। हर एक वेव का फॉर्म फैक्टर अलग अलग होता है। वास्तव में फॉर्म फैक्टर होते हैं 4 तरह के। साइन वेव का 1.11, त्रिभुजाकार वेव का 1.15, वर्गाकार वेव का इकाई, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर वाली होती है उसका 1.57। अब आप देखो ध्यान से कि 1.11, 1.15 और इकाई, ये कहीं भी ऑप्शन में ही नहीं है। ये कहीं में ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आपके पास एक ही है 1.57। इसलिए फिर आपको ऑटोमेटिक समझना था कि ये हाफ वेव जो डीसी है उसके बारे में सवाल पूछ रहे थे, रेक्टिफायर से जो मिलती है ना,
और इसलिए इन्होंने इसका उत्तर क्या मान लिया 1.57। यानी अब देखो कितना कंफ्यूज कर रहे हैं वो एक तरह से स्टूडेंट को कि भाई सारा कुछ दिमाग तो ही लगा ले, हम आपको और कुछ नहीं बताने वाले। अगर इसी के आगे ये जोड़ देते ना कि हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर बताइए, तो मान कर चलिए 70 से 80% स्टूडेंट इसको और सही कर देते जिनका गलत हुआ है। यानी अभी अगर ये 100 लड़कों का गलत हुआ है ना, तो बाद में लगभग 20 लड़कों का ही गलत होता। कम से कम 80 लड़के और सही कर देते अगर लैंग्वेज सुधार देते तब। लेकिन नहीं दिया। पर आपको ध्यान रखना है 4 तरह के फॉर्म फैक्टर होते हैं, चारों के मान आप रटा मार करके रखो भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखो दोस्तों, सवाल पूछा कि किस प्रकार का ईंधन जल के द्वारा उत्पन्न होता है और नवीनीकरण के रूप में माना जाता है। नवीनीकरण का मतलब है कि हमने ईंधन बनाया और हम उसको फिर से यूज भी करेंगे। तो दोस्तों ये होती है हाइड्रोजन। कैसे काम में आती है मैं बताता हूँ। देखो ये जल से तैयार होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन बन जाती है। हम इसको वास्तव में तो ईंधन के रूप में काम में कभी नहीं लेते, हम वास्तव में इसको कूलिंग के रूप में काम में लेते हैं। जनरेटिंग स्टेशन के जो अल्टरनेटर होते हैं उनकी कूलिंग के लिए हाइड्रोजन ही काम में लेते हैं और मानते हैं कि सबसे कम घर्षण वाली या घर्षण मुक्त कूलिंग जो होती है वो हाइड्रोजन ही माना जाता है दोस्तों। इसलिए अब कूलिंग के साथ साथ हम इसको फिर से यूज भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, आग पकड़ लेता है। तो कूलिंग और अपन इसको फिर से अगर यूज करना चाहें आग के रूप में तो वहाँ भी यूज हो गया, इसलिए इसको नवीनीकरण वाला दिया है। ठीक है ना, तो ये सही है, ऑब्जेक्शन इसमें नहीं करना। आगे देखो, अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा गैप कितना होता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन अधूरा दिया। जो जर्मेनियम है उसमें 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप देखो इसने दोनों ही ऑप्शन नहीं दिए और ना ही इसने जर्मेनियम और सिलिकॉन का स्पष्ट पूछा, इसलिए दोनों के बीच का उत्तर कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट जो पूछा गया है क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके किस प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। देखो महासागरीय ऊर्जा जो होती है इसको बोलते हैं ओशियन एनर्जी। ओशियन एनर्जी के दोस्तों 2 ही ऑप्शन है, एक तो है वेव एनर्जी यानी तरंग ऊर्जा और दूसरा है टाइडल एनर्जी यानी ज्वार ऊर्जा। अब आप देखो ऑप्शन कौन से दिए, एक ही तो ऑप्शन दिया है तरंग ऊर्जा। महासागरीय शब्द लिखने से क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, महासागरीय ताप ऊर्जा लिखा है इसने तो ये इसका नहीं होगा। महासागर जो है ये ओशियन एनर्जी कहलाता है, यानी पानी वाली समुद्र वाली ऊर्जा की बात कर रहा है। और इससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 2 तरह का होता है, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी लहर या तरंग ऊर्जा, और टाइडल यानी ज्वार ऊर्जा। तो फिर एक ही ऑप्शन है इसमें तो तरंग वाला, वेव एनर्जी करेंगे। महासागरीय शब्द देने से नहीं होता। अगला सवाल है डीसी मशीन में टॉर्क और आर्मेचर धारा विशेषता किस नाम से जानी जाती है। अब देखो टॉर्क जो है ना वो मैकेनिकल शब्द है, लेकिन आर्मेचर करंट जो है ना वो इलेक्ट्रिकल है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉर्क और आर्मेचर करंट में सीधा सीधा संबंध जो होता है वो कौन सा होता है बताऊँ आपको। उत्पन्न टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती है। और उत्पन्न टॉर्क कौन सा होता है, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। तो बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट दोनों इलेक्ट्रिकल ही है दोस्तों, मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल वाला कौन सा आएगा आपका, शाफ्ट टॉर्क का आएगा, जिसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं बीएचपी से, वो मैकेनिकल में आएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल विशेषता किया है ये बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिकल में ही जाएगा ये। और आगे सवाल दिया कि एक तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाए ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो। देखो वोल्टेज ड्रॉप कम तब होगा जब प्रतिरोध कम हो। सवाल ये कह रहा है कि किसको बढ़ाएं तो प्रतिरोध कम होगा। देखो अगर सामग्री की रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। या तो मेरे हिसाब से आपको सवाल समझने में फ़र्क रह गया, ठीक है ना। तो कहीं ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनकी कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे। पी टाइप मटेरियल है तो कौन सा लेते हैं, इंडियम, गैलियम, बोरोन लेते हैं, एंटीमनी और ये जो फास्फोरस बीच में था ये सारे के सारे पंचसंयोजी और एन टाइप के लिए होते हैं, इसमें भी कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा वाट मीटर किस में आता है, देखो एक होता है वाट मीटर और एक होता है वाट आवर मीटर। तो वाट मीटर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सूचक यंत्र ही होता है। अगर वाट घंटा मीटर होता तो वो समाकलन में आता,
तो इसमें कहीं ऑब्जेक्शन वाला नहीं है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो आप। ऑब्जेक्शन तो खैर क्या करोगे, लैंग्वेज का ही फ़र्क रख दिया। बैक ईएमएफ जो होता है वो किस तरह से काम कर रहा है। अब कंट्रोलर और गवर्नर दोनों एक ही चीज़ होता है। वास्तव में हिंदी में दोनों का अगर मीनिंग देखें तो दोनों ही नियंत्रक ही कहलाते हैं। और बैक ईएमएफ वास्तव में कंट्रोल ही करता है, वो सप्लाई वोल्टेज के अपोजिशन में काम करता है और ऊर्जा को रूपांतरित करने में मदद करता है। आवश्यकता अनुसार बैक ईएमएफ अपने आप को मैनेज करता है, इसलिए ऑटो सिस्टम जो सेट होता है ना उसको गवर्नर कहते हैं, इसलिए गवर्नर ऑप्शन की ओर गए। जैसे जल टरबाइन होती है ना, उसमें टरबाइन की गति को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर लगता है, तो भार के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे खुद ही कर लेता है वो। यहाँ भी यही होता है, मोटर पर जब लोड कम ज़्यादा होगा तो उसको ऑटो सेट करेगा, इसलिए गवर्नर ऑप्शन की ओर गए। गवर्न करने का मतलब होता है निगरानी रखना। वास्तव में नियंत्रक ही नहीं होता, ये सब चीज़ों पर निगरानी रखता है, इसलिए गवर्नर ऑप्शन की ओर गए। हालांकि कंट्रोल और गवर्नर दोनों एक जैसे शब्द है, इसलिए क्या है कि कंफ्यूज लग रही है आपको, फिर भी कहीं ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के इतने क्वेश्चन थे जो आपके गलत हो रहे थे, जिन पर आपको डाउट लग रहा था। वैसे ओवरऑल ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। सबसे अच्छा और मुझे लगता है कि सबसे कम कन्फ्यूजन वाला पेपर है, यानी ऐसा पेपर है जिसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी मुझे तो नहीं लगती। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया हुआ है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का ऐप गूगल प्ले से आप डाउनलोड करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।